आप देख रहे हैं लोकतंत्र, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कहते हैं कि जिसके घर खुद शीशे के होते हैं वे दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। ये बात बीजेपी कांग्रेस को बताना चाहती है। अर्थव्यवस्था का मिजाज क्या था और अभी क्या है? देश का मिजाज पहले क्या था और अब क्या है? ये सवाल अब चुनाव से पहले उठने लगे हैं। बीजेपी का व्हाइट पेपर और कांग्रेस का ब्लैक पेपर इसी कड़ी का हिस्सा है। बीजेपी अपनी चुनावी रणनीति में कांग्रेस राज्य की कमियों को उभारना चाहती है, तो वहीं अपने कार्यकाल की खूबियों को भी उकेरना चाहती है। संसद में श्वेत पत्र जारी करने के बाद बीजेपी एक मुहिम के तहत इसे जनता के बीच ले जाने का प्लान बना रही है। 370 प्लस सीटों के लिए यह रणनीति का हिस्सा है। आज कांग्रेस और राहुल गांधी सीधे तौर पर बीजेपी पर कई फ्रंट पर सवाल उठा रहे हैं। इसे भी काउंटर करना है। जातिगत रणनीति और भारत रत्न की सियासत भी चुनावी रणनीति को धार देने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों कांग्रेस है बीजेपी के निशाने पर, दूसरे विपक्षी दलों पर बीजेपी का फोकस क्यों नहीं है। आज इन्हीं चुनावी रणनीतियों पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखें। शहमात के खेल में बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे के दुखते रग को ढूंढ रहे हैं और इसी क्रम में ब्लैक और व्हाइट पेपर भी निकाले जा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा चुनाव 2014 के पहले की भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक श्वेत पत्र पेश किया। इस श्वेत पत्र में यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के बारे में बताया गया है। यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के बारे में वर्तमान केंद्र सरकार की ओर से जारी श्वेत पत्र में बताया गया है कि तत्कालीन सरकार आर्थिक क्रियाकलापों को सुचारू रूप से चलाने में विफल रही। श्वेत पत्र में लिखा है कि आर्थिक संकट के बारे में देश को बताना जरूरी है। साल 2004 से 14 तक अर्थव्यवस्था की रफ्तार सुस्त रही और आर्थिक व्यवस्था खराब रही थी। 2004 में आर्थिक सुधारों को छोड़ दिया गया था। यूपीए सरकार ने 2008 के बाद आर्थिक नींव को कमजोर किया। 2009 से 2014 के बीच देश में महंगाई बढ़ी थी। इसका खामियाजा आम लोगों पर पड़ा था। श्वेत पत्र में सरकार ने दावा किया है कि यूपीए सरकार के शासनकाल में बाजार से ज्यादा उधार लिया गया था। 2014 में 8.6 लाख करोड़ रुपए सरकार का बकाया था। वहीं बैंकिंग संकट यूपीए सरकार की सबसे बड़ी विरासत थी। पब्लिक फाइनेंस खतरनाक स्तर पर था। 2004 से 2014 तक 200 कंपनियों पर करोड़ों रुपए बकाया थे। 2011 से 2013 के बीच रुपए में लगातार गिरावट दर्ज की गई थी। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, उस समय भारत के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। ये सीरियस डॉक्यूमेंट है, इसमें सीरियस विषय है, इसको गंभीरता से ले। मुझे मेरा आवाज बंद करने के लिए कोशिश करेंगे वो तो नकारा फेल हो जाएंगे ही, मगर इस सच्चाई को सामना करना उस पार्टी के लिए जरूरत है। उधर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ एक ब्लैक पेपर जारी किया है। कांग्रेस ने मोदी सरकार के कार्यकाल को अन्यायकाल का नाम दिया है। कांग्रेस ने सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर उनकी विफलताएं छुपाने का आरोप लगाया। खड़गे ने कहा कि ऐसे में इस सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर लाने का फैसला किया गया। ब्लैक पेपर अगेंस्ट द गवर्नमेंट निकाल रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा अपनी बात को पार्लियामेंट में जब रखते हैं तो बार बार अपनी कामयाबियों को सुनाते हैं और उनके फेल्यूर्स को छुपाते हैं। और जो हम उनके फेल्यूर्स के बारे में भी जब कहते हैं तब भी हमको उतना उसको महत्व नहीं दिया जाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि एक ब्लैक पेपर
कुछ इस सरकार के खिलाफ निकालना और लोगों को बताना, इस दृष्टि से आज हम ये आपके सामने रख रहे हैं। बीजेपी का प्लान है कि कांग्रेस की विफलताओं को एक देशव्यापी कैंपेन के रूप में पूरे देश में चलाने का। 9 से 11 फरवरी तक बीजेपी कार्यकर्ता शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बूथ चलो और गांव चलो आउटरीच कार्यक्रम शुरू करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार विपक्ष को कोई मौका नहीं देना चाहती है। वे ये भी साफ करना चाहती है कि मोदी सरकार कैसे बदलाव लेकर आई है। लोकसभा के बीते 3 चुनावों के मतों में करीब 15 करोड़ का इजाफा हुआ। बीजेपी का प्लान इन्हें भुनाने का है। बीजेपी अब हिंदी पट्टी में 12 करोड़ अतिरिक्त मत हासिल करने की कोशिश में भी है। इन हालातों में कांग्रेस की विफलताओं को उबारा जाएगा। वहीं भारत रत्न के जरिए वोट बैंक को धार देने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के इस सियासी कालचक्र को कांग्रेस कैसे काउंटर करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो लोकतंत्र में दरअसल बात होगी ब्लैक पेपर वर्सेस व्हाइट पेपर की, यानी कि श्वेत पत्र की। अब ऐसे में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसका मकसद क्या था, इसको क्यों लाया गया और इसके लाने के पीछे की वजह क्या है, इससे जनता को क्या फायदा होगा। इन तमाम चीजों की आज पड़ताल करेंगे, तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ राकेश पोद्दार जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अरुणेश यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। राम प्रकाश पांडे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर बहुत स्वागत है आपका। और अश्वनी राणा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत राकेश पोद्दार जी आपके साथ करते हैं। कांग्रेस के शासन में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इसका जो श्वेत पत्र आप लोग लेके आए हैं, आज उस पर चर्चा भी हुई। अब सवाल इस बात को लेकर कि आखिर इसको लाने की जरूरत क्या थी और ये क्या बताना, क्या जताना चाहते हैं। 2004 से 2014 में क्या हुआ, सर वो बात तो निकल गई ना। उसने जो किया, जो नहीं किया, उसका खामियाजा भुगतना भी पड़ा। तो फिर इसको लाने का मकसद क्या है और क्या आप बताना चाहते हैं, क्यों तुलना करना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा संग्राम में विश्वास रखती है और हम लोगों ने जो काम किया, उन्होंने 10 साल के काम किए 2004 से लेकर 2014 तक, और हम लोगों ने 2014 से लेकर 2023 के बीच जो काम किए, उस काम को दिखाना चाहता हूँ, देश की जनता को बताना चाहता हूँ, जाहिर करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने क्या काम किया। आप एक सब कह सकते उन्होंने क्या काम किया, हम उनकी बात नहीं, मैं अपने काम की बात कर रहा हूँ। उनके समय में कौन जल्दी हुआ था, सलमान जैसे लोग ऐसे खाते, लेकिन हमारे सर आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करते हैं, हम अरुणेश जी का रुख कर लेते हैं। अरुणेश जी, ब्लैक पेपर जारी करके क्या बताना, क्या जताना चाहती है कांग्रेस पार्टी? देखिए, विपक्ष का काम होता है सरकार की खामियों को बताना, और जो हमने ब्लैक पेपर के जरिए सरकार ने क्या क्या काम 10 साल में नहीं किए वो सारे हमने बताए। हमने सरकार जो मोदी जी का 2014 का जो चुनावी मैनिफेस्टो था उसको उठाया कि 2014 में इन्होंने क्या क्या वादे किए थे, और एक एक करके उनका हमने जवाब दिया कि साहब आपने ये हमसे प्रॉमिस किए थे देश की जनता से, और आप वहां पे इन मुद्दों पे आप पूरी तरीके से विफल रहे। और ये एक विपक्ष की जिम्मेदारी होनी चाहिए और सरकार को इसको पॉजिटिवली, सकारात्मक रूप से स्वीकार भी करना चाहिए। जो एक राजनीतिक परंपरा है, जो एक लोकतांत्रिक परंपरा है, उसका निर्वहन मौजूदा सरकार को करना चाहिए। लेकिन समस्या ये आ रही है कि जो हमारी मौजूदा बीजेपी सरकार है, केंद्र सरकार है, मोदी जी है, वो सुनना पसंद नहीं करती है। अगर हम सवाल करते हैं अन्याय काल आप बता रहे हैं, तो ये अन्याय काल क्यों, किस तरह से, मुझे कुछ बिंदु इसमें बताइए। मैं आपको 3 मेन पॉइंट बता रहा हूँ। जी बिल्कुल। पहला पॉइंट, मैं ज्यादा नहीं चर्चा करूंगा, सिर्फ 3 पॉइंट बताऊंगा। पहला तो आपने कहा था कि साहब रोजगार देंगे। अब हमें ये बताइए कि जो रोजगारों का आपने प्रॉमिस किया था वो रोजगार कहाँ है? अकेले रेलवे में 3 लाख से ज्यादा पद खाली है, तो उनकी भर्तियां क्यों नहीं की जा रही? जब हम बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी हो चुके हैं तो युवाओं को हम पद क्यों नहीं दे पा रहे? दूसरा हो गया साहब किसानों की MSP। 2020 में जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें मोदी जी ने
माना था कि हाँ भाई ये तीनों कानून गलत है, हम इनको वापस ले रहे हैं, और साथ ही किसानों से प्रॉमिस किया था कि 3 महीने के भीतर हम MSP दे देंगे। अब उस बात को 3 साल से ज्यादा का समय हो गया है, तो उस पे काम क्यों नहीं हो रहा? तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है आपका महंगाई। महंगाई पे सरकार कब लगाम लगाएगी? वो महंगाई बेतहाशा बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो डीजल पेट्रोल है उसकी कीमत पिछले 18 महीने से कम है, लेकिन हमारे यहाँ डीजल पेट्रोल की कीमतों में अभी तक गिरावट क्यों नहीं की गई? क्यों जनता को सहूलियत नहीं दी जा रही? तो ये 3 मुद्दे हैं। बाकी तो कहने को 50 चीजें गिना सकता हूँ मैं, लेकिन हम तो मोटी मोटी ये 3 बातों पे बात करना चाह रहे हैं। ठीक है राकेश जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ सीधा। राकेश जी कह रहे, देखिए रोजगार का वायदा आप लोगों ने किया था कि हर साल जो है रोजगार 2 करोड़ दिए जाएंगे, हुआ क्या? नहीं हो पाया। कह रहे किसानों के अच्छे दिन आएंगे, आपने बात की थी, हुआ क्या? कह रहे ये भी नहीं हो पाया। महंगाई कम करेंगे ये कहा था कि अब की बार मोदी सरकार, और महंगाई से मिलेगी आपको राहत, नहीं हो पाया सर, वो भी ये कह रहे हैं। तो ऐसे में कह रहे हैं विपक्ष जो है, विपक्ष का काम यही है कि जो सरकार की नाकामियां है उसको उठाया जाए, और हमने ब्लैक पेपर जारी करके आप लोगों की नाकामियों को उठाया है। कह रहे ये जो वायदे किए गए थे 2014 में, 10 साल बीत जाने के बाद भी उन पर काम नहीं हुआ। देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, इनका काम और हमारे काम में, हम लोगों ने 10 साल में जो काम किए उसको मैं पहले जग जाहिर करना चाहता हूँ। इनके कारनामे की बातें मैं करता हूँ। कालमारी जी, उन्होंने जो गेम किया था कॉमनवेल्थ गेम, उसमें घोटाला किया, हमने G20 किया, उसके बदले में तो पूरा देश देखा कि G20 किस तरह दिखा। उसके बाद आप लोगों को देश बताना चाहता हूँ, एक कहते हैं कि महंगाई की बात करते हैं, आज महंगाई रेट 5% है, और इनके समय में 11% में 2014 में छोड़ के गए। इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि उसके काले कारनामे और हमारे कारनामे अलग है। और हम एक चीज बता जाता है, कहते नौकरी नहीं दिया, हम लोगों ने 1 करोड़ नौकरी दी, और इन्हीं के आयोग जो सरकारी नौकरियां निकालती है उसमें हमने 3.5 करोड़ नौकरी दी, जिसमें 3.5 करोड़ लोगों में सरकारी नौकरी के अलावा जो आत्मनिर्भर हुए, जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पाए। उसके बाद एक किसान की बात कर रहे हैं, 3.5 करोड़ नौकरियां दे दी, 6,000 रुपया। कौन सी नौकरियां दे दी? जरा हमें भी जानकारी दे दीजिए, हमारी भी जानकारी तो वृद्धि हो जाए। कहाँ पे वो 3.5 करोड़ नौकरियां दी गई? किसान को आज जरा हमारी भी जानकारी उपलब्ध कर दीजिएगा। उनको आत्मनिर्भर भारत कोई डाटा आपके पास हो तो वो यहाँ पे साझा किया जाए। हम लोग काम में विश्वास रखते हैं, ये लोग सिर्फ जुमलेबाज हैं। कौन सी नौकरियां हैं? 3.5 करोड़ नौकरियों की आप बात कर रहे हैं। तमाम सरकारी पद खाली पड़े, आप रेलवे देख लो, आप शिक्षा विभाग देख लो, तमाम विभागों में पद खाली पड़े। कुछ दिखता नहीं है, काम करते नहीं, बातें बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और एक चीज में बड़ी बातें करने का काम तो आप लोगों का है साहब। राहुल गांधी पूरे देश में यात्रा कर रहे हैं, कौन सा मुद्दे पे घूम रहे हैं? उनके पास सिर्फ 4 मुद्दे हैं जो हमारे मुद्दे हैं, विवाह, किसान, महिला और गरीबी। उससे हम हमारे देश के प्रधानमंत्री काम कर ही रहे हैं। देश के राष्ट्रपति उन्होंने कहा कि इन्होंने युवाओं के लिए काम किया, किसान के लिए काम किया, गरीब के लिए काम किया, 3 करोड़ घर बनाने का काम किया, मतलब कि हम लोगों ने विश्वकर्मा योजना लाया, दिव्यांग योजना लाया, हम लोगों ने काम किया। इनके कार्यकाल में मैं बताना चाहता हूँ, हमारे बिहार में कार्यकाल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो 10 सालों का लेखा जोखा लेकर आप लोग क्या साबित करना चाहते हैं? सर अब तो वक्त आपका है, अगर आपका वक्त है, आपके पास फुल अमेंडमेंट है, तो आप काम करेंगे ना सर? ये पिछले सालों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको छोड़ दीजिए। खड़गे जी क्यों दिखाते हैं कि कारनामे? अगर कारनामे दिखाते तो हम भी तो कहेंगे कि हमने काम किया। मैं जनता के बीच में जाऊंगा क्या कहूंगा? हमने काम किया, जो काम किया उस वादे को लेकर हम जा रहे हैं। ये कारनामे हमारे दिखाते हैं, इनके कारनामे। 9 फरवरी से 11 फरवरी तक बूथ चलो गांव चलो, इसका क्या मकसद है? ये तो सर अपनी उपलब्धियां बताने के लिए अपने सरकार की बूथ चलो गांव चलो समझ में आता है, कोई आप खास कार्यक्रम शुरू करें, लेकिन विफलताएं बताने के लिए, वो भी पिछले 10 साल पहले की, मतलब यूपीए सरकार की विफलताएं बताने के लिए बूथ चलना पड़ेगा और गांव चलना पड़ेगा। इसकी नौबत क्यों आ रही है सर? हम देखो, हम लोगों का रोज कार्यक्रम होता है, हमारी पार्टी का रोज का कार्यक्रम है। हम किसी के कारनामे नहीं, हम अपने कारनामे लेके जनता के बीच में जाते हैं। हमारे पन्ना प्रमुख होते हैं, हमारे बूथ कमेटी होती है, हम लोग बताते हैं। 9 फरवरी से 11 फरवरी तक की बात कर रही हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे तरह से प्लान तैयार है
कि बूथ जाएंगे और गांव जाकर बूथ जाकर लोगों को बताएंगे कि यूपीए सरकार की क्या विफलताएं थी। ये विफलताएं बताने की जरूरत क्यों है? अपनी उपलब्धियों का बखान क्यों नहीं कर पा रहे आप? मैं उसी बात को कह रहा हूं कि हम लोग दो दिन का हम लोग का भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। हम एक आदमी 140 करोड़ जनता के टच करेंगे, उनके बीच जाएंगे, हम अपने काम को बताएंगे कि हम लोगों ने आपके लिए क्या काम किया 10 साल के अंदर। एक आते हैं कि आप कारनामे, इनके कारनामे लेकर हम क्यों जाएंगे? राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान है, कौन सा जुमले की दुकान लेके घूम रहे हैं, कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान मैंने खोल रखा हूं। मेरे तो लगता है कि भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो यात्रा में निकले हुए, जहां जाते हैं वहां के लोग पार्टी वाले भाग जाते हैं। उत्तर प्रदेश जाते हैं अखिलेश जी भाग गए, बिहार आए नीतीश जी हमारे साथ चले गए, बंगाल गए ममता बनर्जी भाग गए। अरे भैया अखिलेश जी कहाँ भाग गए? अखिलेश जी तो वही है जहाँ पहले थे। अखिलेश जी कहाँ भाग गए? आएगा। अरे जयंत चौधरी भाग ही रहे ना, जयंत चौधरी भाग ही रहे, भाग क्यों नहीं रहे? भाग तो रहे। ये जहां जाते हैं, जहां प्यार रखता है इनका ऐसा और शुभ प्यार है कि जिस प्रदेश में रखते हैं वहां के लोग भाग। आपने तो झारखंड में भी कोशिश करी थी, झारखंड में क्या हुआ? झारखंड में आपको मुंह की खानी पड़ी ना, राज्यों में सरकार झारखंड में तो आपको मुंह की खानी पड़ गई साहब। सरकार चला रहे हैं, आप अपनी चिंता अगर आपने इतना ही काम किया है तो आपको घर घर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। काम होता है तो काम दिखाई देता है, प्रकाश पांडे जी ऐसे नहीं काम होता है काम दिखाई देता है। मुद्दे पे रहेंगे, जिस मुद्दे पे बात हो रही है उसी पे बात करिए। राम प्रकाश पांडे जी, सर श्वेत पत्र वर्सेस ब्लैक पेपर कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, हमारी तरफ से तो हम यही देखते हैं कि ये हमेशा ये देखा जा रहा है कि पीछे की सरकार यूपीए सरकार पर ही ठिकड़ा फोड़ते हैं। अपने कामों का तो भाई अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट लेकर लोगों के पास नहीं जा रहे। अरे आपकी उपलब्धियां आप गिनाओ ना लोगों के पास। आप जिंदगी भर माने जब से आए सरकार पर केवल कांग्रेस पर ठिकरा फोड़े जा रहे हैं। आपने जो बोला था बेरोजगारी के ऊपर कि भाई आप नौकरियां देंगे 2 करोड़ हर साल, आपने बोला था कि महंगाई नहीं रहेगी, किसानों की आय दुगनी कर देंगे। अगर आप अभी सवाल उठा रहे हैं तो ये तो बताना पड़ेगा ना कि आप क्या करके गए थे, ये ना बताएं। हमारी टीएमसी सरकार तो कभी भी केंद्र में थी नहीं। मैं टीएमसी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कांग्रेस की बात कर रही हूँ, मैं यूपीए की बात कर रही हूँ। है ना, ये बताएंगे क्या क्या तो ठिकरा फोड़ेंगे, ठीक है। उनका तो आपने लोगों ने तो ठीक है आपको दिया मैंडेट की ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं किया था, तो आपने ये 10 सालों में क्या किया? लोगों ने तो आपको इसीलिए सत्ता में लाए थे, जनता ने, तो आपने जनता के साथ क्या किया? ठीक है राकेश जी, जल्दी से सवाल का जवाब दे दीजिए कि आपने क्या किया। आपको सत्ता में लेके आए हैं तो सवाल तो आपसे जनता पूछेगी, ये थोड़ी पूछ रही है कि पिछली सरकार ने क्या किया था। नहीं, अगर हमारे कारनामे हम जो काम किए हैं उस काम को हम जग जाहिर करना चाहते हैं, लेकिन टीएमसी से जो बोल रहे हैं प्रवक्ता जी महोदय बोल रहे हैं, अरे भैया केंद्र में हम सरकार 10 साल में चल रहे हैं, आप तो केंद्र में है भी नहीं और सवाल पूछ रहे हैं। तो महंगाई पे तो मैंने कहा कि महंगाई आज 5% है, इन्होंने 2014 में 11% पर छोड़ के गया, नीति आयोग की रिपोर्ट है। हम लोग 24 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया, आत्मनिर्भर किया 14% लोगों को कोरोना के बाद। 25 करोड़ सड़क बनाते थे, 9 साल में 2.5 किलोमीटर चलते थे। इन्होंने दूसरी बात, डीजल पेट्रोल की कीमत देख लीजिए, 2014 से पहले क्या थी डीजल पेट्रोल की कीमत और अब आपने क्या कर दी डीजल पेट्रोल की कीमत। तेज रफ्तार से चलते हैं ये लोग, धीरे धीरे देश को कहाँ ले गए। अब तो बात खोलना चाहूंगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, जवाहरलाल नेहरू से खोलना चाहूंगा, लेकिन खोलना नहीं चाहता हूँ। मैं आज की बात करना चाहता हूँ, 10 साल का पुराने कारनामे इनके बताएंगे तो खत्म ही हो जाएगी कहानी। राहुल जी को वही पुरानी दुकान पुरानी समाज बेच रहे हैं बार बार। अश्विनी जी लगातार बने हुए हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना। आप जब कंपैरिजन ही कर रहे हैं तो 2004 से 2014 और 2014 से 2024 ये बेहतर तरीके से कंपैरिजन और तुलना कर लेंगे। अश्विनी राणा जी, अश्विनी जी, दोनों की सरकारों की अगर हम बात करें तो रोजगार, किसानों और महंगाई के मुद्दे पर कितना अंतर आप देखते हैं? देखिए, बिल्कुल अंतर है और राजनीतिक दल चाहे पक्ष हो विपक्ष हो अपनी और विपक्ष जो है सरकार की गिनाएगा, लेकिन आंकड़े जो है वो झुठला नहीं सकते। अगर हम यूपीए के समय के 10 सालों में देखें तो अगले लास्ट जो उनका टर्म था 5 साल का, आपका इन्फ्लेशन था, आज 6% के अंदर है और आरबीआई जो है उसको 4% तक लाने के लिए प्रयास कर रही है और वो ऊपर नीचे होता रहता है। आप अगर ऐसा ही इन्फ्लेशन
अपने साथ के देशों में देखेंगे या इवन तो यूरोपियन और चाइना की हालत देखेंगे तो आज भारत की स्थिति बहुत अच्छी है। भारत की जीडीपी अगर आज देखेंगे तो जीडीपी बढ़ी हुई है। उसी प्रकार एफडीआई का डबल हो गया है, पहले से जो ग्रोथ था उससे डबल है। वैसे ही गोल्ड रिजर्व जो है वो डबल है और फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व है वो भी डबल है। तो ये जो आंकड़े हैं ये सामने दिखते हैं। और सबसे बड़ी बात, बैंकों का जो हालत की थी यूपीए ने अपने अंतिम कार्यकाल में कि ऐसे रेवड़ियों की तरह लोग बांटे थे कि जब सरकार बदली तो इतना एनपीए खड़ा हो गया कि मुझे लगा सरकार को कि बैंकों का क्या होगा, लेकिन सरकार ने एक नीति बनाकर और एनपीए को कम करके आज 4% से नीचे एनपीए जो है बैंकों का, कहाँ डबल डिजिट में था। तो ये सारी चीजें जो है ये आंकड़े जो है आंकड़े पहुंचते हैं। अब मुझे लगता है कि सरकार इलेक्शन में जा रही है तो वो अपनी उपलब्धियां बतानी चाहिए उसको, लेकिन उसके साथ कंपैरिजन करने के लिए उन्होंने व्हाइट पेपर भी हो सकता है कि उन्होंने जारी किया हो कि ये हमारी उपलब्धियां और ये है, तो ये अंतर है। कई बार क्या होता है कि लोगों की जो वो है वो भूल जाते हैं कि पहले क्या रहा। जहां तक नौकरियों की बात है, नौकरियां सिर्फ सरकारी नौकरी ही नौकरी नहीं होती, रोजगार सरकारी नौकरी नहीं होता। करोड़ों स्टार्टअप आज इस देश में काम कर रहे हैं, जिसके लिए बैंकों ने भी लोन उपलब्ध कराए हैं और स्टार्टअप लगने से जो रोजगार और सृजन हो रहे हैं, यानी अपना वो बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन और लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। तो उस दिशा में ईपीएफओ के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो ईपीएफओ में जो नंबर है वो बड़े हैं। ये सारे जो आंकड़े हैं दर्शाते हैं कि हो सकता है कि भाई पेट्रोल और डीजल की बात जो लोग करते हैं, उस समय पेट्रोल डीजल पर कितनी सब्सिडी थी, उस सब्सिडी के लिए सरकार ने कितना लोन लिया, वो लोन की रीपेमेंट और उसका इंटरेस्ट आज भी सरकार भुगत रही है। ये आज जो पेट्रोलियम पदार्थ के रेट कम नहीं हो रहे, उसके पीछे कारण वही है कि जो लोन दिया गया उसको लोन की रीपेमेंट और लोन का इंटरेस्ट जो है सरकार को चुकाना पड़ रहा। आपने सब्सिडी देके रेट को कम रखा। ठीक है, तो आंकड़े जो है वो दिखा रहे हैं और अगर कोई सरकार अपनी जो है उपलब्धि बता रही है और कंपैरिजन करके बता रही है तो मुझे लगता है कि जो आंकड़े तथ्यों को आप झुठला नहीं सकते। जी जिस बात का जिक्र अश्विनी जी ब्रेक पे जाने से पहले कर रहे थे, कह रहे कि अच्छी जीडीपी है, कोई दिक्कत नहीं है, मौजूदा जो सरकार है उसने बैंकों की हालत किस तरह से सुधारी ये वाकई काबिले तारीफ है। ये कह रहे हैं कि बैंकों ने लोन लिया आपके वक्त पर और जिस तरह से जो हालात फिलहाल देखी जा रही है, आत्मनिर्भर लोग हो रहे हैं, जरूरी नहीं होता कि सरकारी नौकरी सबको मिले, कह रहे लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं और आत्मनिर्भरता के लिए मौजूदा सरकार ने कार्य किया है, उसको झुटलाया नहीं जा सकता, आंकड़े गवाह है इस बात के। तो ये तमाम चीजें जिसका जिक्र अभी कर रहे थे अश्विनी राणा जी कि बेहतर हालात में है देश, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि जी अभी जो हालात है देश में खराब है, इन तमाम मुद्दों को उठाना चाहिए? ये तो आपका ही लेखा जोखा लेके आ गए सामने कि देखिए आप लोगों ने क्या किया था। तो वो कहते हैं ना कि दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले ये देख लेना चाहिए कि कई दिक्कतें हमें भी ना हो जाए। तो ये बात तो नेहा जी बीजेपी के साथियों को सोचनी चाहिए कि कीचड़ आप कांग्रेस पे उछाल रहे हैं, अश्विनी जी कह रहे हैं और राकेश जी जो बातें कह रहे हैं। भैया हमें तो एक बात ये बताइए कि आरबीआई का रिजर्व फंड क्यों खत्म करना पड़ा हमारी सरकार को, पहली चीज। दूसरी बात 20 लाख करोड़ रुपए किसके बट्टे खाते में डाले गए? बड़े बड़े पूंजीपतियों के बट्टे खाते में डाले गए। ये खुद इनके सरकारी आंकड़े हैं, मेरे कोई आंकड़े नहीं है। बड़े बड़े जो पूंजीपति मित्र हैं वो रुपया लेके भाग गए, कोई 10,000 करोड़ रुपए लेके भाग रहा, कोई 20,000 करोड़ रुपए लेके भाग रहा, और वो सब इनकी सरकार में भागे बिना रजामंदी के। तो किसकी सरकार में मिला था ये तो बताइए ना।
वो उनको छोड़ किसकी दीजिए सरकार आप। में लोन दिया गया था? नहीं, अगर हमारी सरकार में लोन दिया है हाँ। तो आपकी सरकार में व्यक्ति भाग जाएगा। हाँ। एक परिंदा सरकार की इजाजत के बिना पर नहीं मार सकता, और इनकी सरकार में भाई साहब फ्लाइट से भागे जा रहे हैं लोग, और एक एक नहीं, दसियों के दसियों जो व्यापारी है वो उड़ गए फ्लाइट नहीं, से। जब कोई लोन ऐसे दिया चोरी गया था छुपे नहीं उड़ा, तो कोई सरकार तो आपकी चोरी थी, छुपे नहीं उड़ा। तो क्या नियम कायदों को ताक पर रख के नहीं ये काम किया गया था क्या? उस वक्त किसकी गलती थी, किसकी खामी थी, उस पर बात नहीं करेंगे क्या आप? मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। ये तो वही बात हो गई कि एक शरारती बच्चा मोहल्ले में शरारत कराए और माँ के पल्लू में जाके छुप जाए और ये कहे जी नहीं गलती सामने वाले की थी। सत्ता में मोदी जी है, बीजेपी सरकार है, नहीं तो अपनी गलतियों को छुपा लेंगे क्या? प्लीज मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। तो सवाल बीजेपी से होगा, हाँ। 20 लाख करोड़ रुपया बट्टे खाते में आपने डाला, क्यों डाला? क्यों रिकवरी नहीं करी? बड़े बड़े बिजनेसमैन होते, सीधी सी बात है, सीधा सवाल है, क्यों नहीं रिकवरी करी और वो बिजनेसमैन क्यों भाग के जा रहे हैं? आप बड़े बड़े पूंजीपतियों को तो सब्सिडी दे रहे हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के टैक्स की कहानी मुझसे ज्यादा नेहा जी आपको मालूम होगी। 2014 से पहले डायरेक्ट टैक्स कितना था और 2014 के बाद डायरेक्ट टैक्स कितना हो गया? पूंजीपतियों को तो सब्सिडी दी जा रही है और आम जनता के ऊपर जीएसटी लगाई जा रही है। किस पे? आटा पे, दाल पे, चावल पे, तेल पे। आप भी लेते हैं, हम भी लेते हैं, जो गरीब व्यक्ति है वो भी सामान ले रहा है। वही आटा जो 22 रुपए का था अब वो 35 रुपए का मिल रहा है। और अंबानी जी, अडानी जी जैसे, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, अंबानी जी, अडानी जी जैसे जो बड़े बड़े पूंजीपति मित्र हैं, विकसित होने की राह पर आगे बढ़ रहा है। और अगर सरकार ये कह रही है कि $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनानी है तो उस राह पर चल रही है सरकार। ठीक है, हमें ये बताइए भुखमरी इंडेक्स में हम कहाँ पे हैं? अब पहले कहाँ पे थे 2014 से पहले और अब कहाँ पे हैं? हमें इतनी बात बता दीजिए, भुखमरी इंडेक्स में हमारी आज की तारीख में स्थिति क्या है? भाई 2014 से पहले 23 करोड़ लोगों को राशन मिलता था, अब 80 करोड़ लोगों को क्यों मिल रहा है? बेरोजगारी दर पिछले 3 साल में कितनी हो गई है? बेतहाशा बढ़ रही है। हम ये कह रहे चलिए आपकी सरकार में बहुत काम हुआ, तो ये स्पष्ट बातों के स्पष्ट जवाब मिले। ठीक है राकेश पोद्दार जी, देखिए इस पे तो जवाब देना ही पड़ेगा। अगर आप कह रहे हैं कि गरीबी को हमने दूर किया, गरीबों का उत्थान हुआ, तो हंगर इंडेक्स तो झुटला नहीं सकते ना कि उसमें भारत का स्थान कहाँ बढ़ गया। अगर पहले कम लोगों को राशन मिलता था तो आप तो खुद ही दावा कर रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, तो यानी कि 80 करोड़ लोग ऐसे हैं देश में जो अपना राशन तक नहीं जुटा पा रहे हैं। ये क्या बताता है, ये क्या जताता है? ये तो आपकी ही बातें हैं जिसको हम उठा रहे हैं। नेहा जी, मैं एक चीज, इन्होंने जो बड़ी बात कही आज कि देश का पैसा लेके भागा, तो आपने सही पूछा इनसे कि पैसा किसने बैंक को दिया? इन्होंने दिया। और मैं कहना चाहूँगा तो आपके शासनकाल में 2014 से हमने पैसा दिया व्यापार करने के लिए। हमने पैसा इसलिए नहीं दिया कि आप उसका पैसा लेके भगा दें उसको। आपकी सरकार में वो व्यक्ति कैसे भागा ये बताइए ना हमें। ये तो आपकी नाकामी हो गई। आपके बारे में कोई नहीं बोला ना, आप सुनिए भी। आपका प्रश्न ये कह रहे हैं कि भैया पैसा दिया किसने? वो तो कह रहे हैं दिया, लेकिन आपने पैसा लेके भगाया क्यों? दिया ही क्यों और किस आधार पे दिलवा दिया था? मोदी जी आपकी सरकार में था ना सर, तो कोई आधार होता है ना कि 18 लोन दिलवा दिया जाएगा। कॉर्पोरेट मैम फैक्ट पे बात की हो जाए और फैक्ट पे बात हो जाए। कॉर्पोरेट जो लोन दिया जा रहा है उसमें सब्सिडी क्यों दी जा रही है? डायरेक्ट टैक्स में सहूलियत क्यों दी जा रही है? सवाल जब पूछते हैं विपक्ष होने के नाते तो जवाब के लिए थोड़ा सा इंतजार करिए ना। ठीक है राकेश, तो जवाब दीजिए ना। आप तो कांग्रेस पे ठीकरा फोड़ रहे हैं हमारे बीजेपी के साथ ही। आप जवाब दीजिए ना। पैसा लेके भागा, हम लोगों ने 5 करोड़ लाख रुपया जो रिकवरी करने का भी काम किया। अगर ईडी का छापा किसी के यहाँ पड़ता है, देखा तो ईडी का छापा पड़ रहा है। ईडी का छापा आपके नेताओं के यहाँ क्यों नहीं पड़ता है? सारा ईडी का छापा विपक्षियों के यहाँ क्यों पड़ जाता है? अब अजीत पवार के ऊपर ईडी का छापा डालिए ना, हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर ईडी का छापा डालिए ना। अरे भैया सुनिए, आपको तो बोलने का बीजेपी में शामिल हो जाता है वो 5 करोड़ हो जाता है। अरुणेश जी ऐसे मत करिए प्लीज, बोलने दीजिए ना। अपनी बात को रखेंगे तभी तो आगे चीजें चलेगी। लोकतंत्र में से लोग हटा के तंत्र छोड़ा है इन्होंने। सीबीआई ईडी सिर्फ इन्हीं के नेताओं पे इतनी मेहरबानी क्यों करती? चलिए अब बोलने दीजिए ना, लोकतंत्र में वो भी तो है ना। ठीक है राकेश जी। देखिए नेहा जी,
हम लोगों ने 5 लाख करोड़ रुपया रिकवरी करने का काम किया, जिनको इन्होंने बैंक में पैसा दिया, और मैं ईडी के द्वारा किसी के मामले के द्वारा हम लोगों ने रिकवरी करने का काम किया। दूसरी बात मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ, 2223 लोग जो नहीं, पैसे जो सवाल पूछा था उसका जवाब दीजिए ना। सवाल पे अगर जवाब आप नहीं कह रहे हैं देंगे, देश में तो आर्थिक बात को हालात जमीन बदले की तरह हैं, तो घुमाएंगे, 2014 से क्योंकि पहले इनके हंगर पास इंडेक्स जवाब में नहीं है। एक सेकंड सर, एक सेकंड रुक जाइए ना। अगर आप कह रहे हैं कि देखिए 2014 के बाद हालात सुधरे हैं, तो हंगर इंडेक्स में पहले देश कहां था और आज कहां है? पहले कितने करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलता था और आज कितने करोड़ लोगों को मिल रहा है? दूसरी बात ये भी है कि देश की आबादी के हिसाब से अगर 1/4 लोगों को फ्री में राशन की जरूरत है, तो हम कहां हैं? इस बात का अंदाजा लगाना होगा ना सर। देखिए 80 करोड़ जो जनता को राशन दिया जाता है, हाँ। उसमें से हम लोगों ने 15 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया, पहली बात। दूसरी बात एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय खाद्य निगम के अंदर, FCI के अंदर जो माल पड़ा होता था, हम लोग वही माल गरीबियों को देने का काम करते हैं, अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों का देने का काम करते हैं। ये लोग क्या करते थे, उसी माल को औने और पौने भाव व्यापारियों को बेच देते थे। फिर आप बात को घुमा रहे हैं। अगर आप इतने लोगों को राशन दे रहे हैं तो भुखमरी इंडेक्स में हम कहाँ पहुंच गए, ये बताइए ना। भुखमरी इंडेक्स में 100वें पायदान से ऊपर कैसे पहुंच गए? 2024 के बीच में एक भी भुखमरी से कौन आदमी मर गया, इसकी बात को आप जवाब दीजिएगा। डेली व्यक्ति भुखमरी लेकिन से इस मर बात रहे को हैं भी तो मानना पड़ेगा ना। अरुणेश जी मुझे बदल बताइए, जाती। एक सेकंड, नहीं ऐसे नहीं ना, एक दूसरे पे आरोप मत लगाइए। सवाल ये भी है ना कि 2004 से 14 का अगर आप जिक्र कर रहे हैं, तो 2004 से 14 के बीच क्या कोरोना जैसी कोई गंभीर बीमारी आई थी क्या देश में? बताइए। ये सवाल मुझसे आपसे ही है सर। जी, आप मुझे ये बताइए कि पोलियो जैसी गंभीर बीमारी इस अरे देश सर में आई कब कि से नहीं थी? आई? मैं 2004 से 14 का जिक्र कर रही हूँ। पोलियो मुक्त भारत 2004 से 14 के बीच में ही हुआ है मैडम। नहीं आई नहीं थी ना कोई पोलियो गंभीर बीमारी मुक्त ऐसी। भारत हमारे देश में 2004 से 14 के कोरोना बीच से में आप ही हुआ है। पोलियो की तुलना कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं सकते कर हैं? सकते? पूरा आप ये विश्व से बताइए क्यों नहीं परेशान कर था, सकते? ऐसे और हालात जो हो गए कोरोना थे कि के लॉकडाउन दौरान लगाना इतनी पड़ा, लापरवाही हुई, अर्थव्यवस्था पूरी तरह कोरोना से के ठप हो दौरान गई इतनी थी, जो लापरवाही की लोग गई, घर से बाहर उससे निकलने में सरकार से सवाल नहीं किया जा सकता। सवाल नहीं जाएगा सुनते क्या? हैं ना आप लोग, ये तो बड़ी दिक्कत है। पोलियो एक अलग दिक्कत थी, ये एक अलग समस्या थी। आप दोनों को कंपैरिजन दोनों का नहीं कर सकते हैं। अश्विनी राणा जी अश्विनी जी को दिखाइए, अश्विनी जी सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए अभी आप जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी कि 2004 से और 2014 का जिक्र किया जा रहा है और 2014 से 2024 का, लेकिन इस बीच अगर हम देखें तो कोरोना जैसी बीमारी आई 2014 से 2024 के बीच में, क्या उसकी तुलना पोलियो से की जा सकती है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। इतने पूरे विश्व में इससे भयंकर बीमारी आज तक हुई नहीं, और विश्व के सभी देशों ने अप्रिशिएट किया कि भारत ने किस प्रकार से उसको मैनेज किया। हाँ। हमारे यहाँ जो किट्स थी वो नहीं थी, मास्क नहीं था, कोई फैसिलिटी नहीं थी, ऑक्सीजन सिलेंडर की प्रॉब्लम थी। वो उसी कोरोना काल में देश की सरकार ने उसकी प्रोडक्शन की, मैन्युफैक्चरिंग की, और अपने लोगों को ही बना नहीं किया। विश्व में दूसरे जगह पर जहाँ संकट था, गरीब जिनके, उनको भी दिया। तो जो अच्छा काम है कम से कम उसको तो अप्रिशिएट करो। राजनीति का मतलब ये नहीं कि ये बताइए, आप मुझे एक बात बताइए कि कोरोना में जो दिक्कत हुई उसमें लापरवाही किसकी रही? सरकार की रही कि नहीं रही? सरकार की लापरवाही नहीं रही कोरोना के दौरान। आप ये बताइए कितनी लापरवाही का काम किया उस समय केंद्र सरकार ने, जब बताइए कि लापरवाही हुई या नहीं हुई, लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा ना कि देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या देश में हेल्थ सेक्टर के लिए कितना बजट में आप लोग प्रावधान रखते आए हैं शुरुआत से, इस बात को भी समझना होगा ना। मैं राम प्रकाश पांडे जी का जिक्र कर रही हूँ। सर सवाल इस बात को लेकर है कि यहाँ पर क्या नहीं लगता कि जहां पर अच्छी चीजें हुई उसको तो कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करना चाहिए? ये राजनीति करनी है तो अच्छा हुआ तो भी बुरा हुआ और बुरा हुआ तो बुरा तो हुआ ही, ऐसा करना है? राम प्रकाश पांडे जी। ठीक, अच्छा देखिए अच्छा क्या हुआ जनता के बीच में, जब जनता खुशहाल रहेगी तो अच्छा हुआ है कि तो जनता त्राहिमाम कर रही है। हाँ। है आज किस स्तर पर जनता बेरोजगारियों के लिए, किसके पास कोई काम ही नहीं है, उसके बाद
व्यवसायियों की हालत खराब है। तो जहाँ पर ये इन्होंने वादा किया तो वो कहाँ दिखाई तो दे नहीं रहा है। हम भी तो जनता के बीच में जाते हैं, जनता से पूछते हैं, हम भी तो बूथ बूथ में जाते हैं। नहीं, लोगों कोरोना की तो काल समस्या में देखते हैं। सरकार ने बेहतर तरीके से काम नहीं किया क्या? अगर किया तो ठीक है। कोरोना काल एक बहुत बड़ी महामारी आई थी, किंतु उस तरह से तो ले रहे थे कि लोगों की हालत इतनी बुरी ना हो जब कि वो खाने के दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए। आज परिस्थिति क्या है? महंगाई अपनी चरम सीमा पर चढ़ी हुई है। लोगों के पास पैसा है नहीं, तो वो सब भी तो देखना होगा। सरकार तो उस दौर से चलेगी। तो वहाँ उस तरह से सरकार ने कहाँ काम किया है? ठीक है, राकेश पोद्दार जी, देखिए सिरे से नकारा जा रहा है, कह रहे कि कोई अच्छा काम नहीं किया। जो हालात थे वो पूरे देश ने देखे, पूरे विश्व ने देखे कि लोग जो है पैदल ही घर जाने को मजबूर हुए थे, इतनी डरावनी स्थिति थी। और अगर उसके बाद देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आई तो वो तो धीरे धीरे आनी थी। कह रहे कौन सी एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली सरकार ने? देखिए, लोकतंत्र है, इनका बोलने का अधिकार है, सिर्फ इन्हीं को दिखता है और बाकी जनता को नहीं दिखता। 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद हम लोगों के प्राप्त है। अभी 3 राज्यों में हम लोगों ने चुनाव में गए, 5 राज्यों में 3 राज्य हम लोगों ने जीतने का काम किया। तेलंगाना में आज भी हमारे 8 विधायक बने। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जनता का आशीर्वाद है, सिर्फ इनको दिखता है, क्योंकि तुलमुल कांग्रेस के जो नेता है, क्या हारा वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। हमें उसको मिक्स मत करिए, उसको मिक्स मत करिए ना। तो जनता के सामने जनता को नहीं दिखता है। जनता हमें आशीर्वाद दे रही है, जनता हमें आगे बढ़ा रही है, और इनको दिखता है कि हम लोगों ने काम नहीं किया। हम लोगों ने काम किया, हम लोगों ने ठीक है। कोरोना के काल में रोजगार एक अहम विषय है। देखिए, रोजगार युवाओं को चाहिए और देश जो हमारा है वो युवाओं का देश कहा जाता है। लेकिन ऐसे में अश्वनी राणा जी, सर 2004 से 14 कितने रोजगार लोगों को मिले, या क्या रोजगार लोगों को मिल रहे थे, युवाओं को मिल रहे थे उस दौरान, या स्थिति बेहतर हुई 2014 से 24 के बीच? मैंने कहा ना कि आंकड़े दर्शाते हैं। हाँ। आप अगर EPFO के आंकड़े उठा ले तो आपको हर साल उसमें इस 10 सालों में बढ़ोतरी होती हुई दिखती है। आप स्टार्टअप के आंकड़े अगर देश में उठा ले, एक स्टार्टअप नहीं था 2014 से पहले, तो आज इतने स्टार्टअप बने। तो सरकार की वो 2014 से पहले तो हम सब लोग पत्ते पहनते पत्तों से शरीर ढकते। सर क्या बात कर रहे हैं? MSME स्कीम जो है मनमोहन सिंह जी लेके आए। MSME स्कीम आपको जानकारी है, मनमोहन सिंह जी के शासनकाल में आई है। क्या बात करते हैं सर, क्या बात कर रहे हैं? 2014 से पहले पुरापाषाण काल चल रहा था हमारे देश में, हम लोग पत्ते लपेटते थे क्या सर? अजीब है सर, आप तो इतने सीनियर होके ऐसी बातें कर रहे हैं। MSME स्कीम की आपको जानकारी है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी लाए हैं। आप तो मुझसे उम्र में और तजुर्बे में बहुत बड़े हैं सर, कम से कम इतना सफेद झूठ तो मत बोलिए। आप देखो सर, इतना झूठ मत बोलिए कि मुझे मर्यादाएं भूलनी पड़े, मुझे बीच में आपको टोकने पे मजबूर होना पड़े। मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ कि आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, आपकी मजबूरी में समझ सकता हूँ सर, लेकिन सर इतना सफेद झूठ मत बोलिए। 2014 से पहले कोई पत्ते नहीं लपेटता था सर। नहीं है ना, ठीक। नहीं मैम, आप बताइए, ये तो सफेद झूठ बोला जा रहा है क्या? 2014 से MSME स्कीम लेके कौन आया? आप नहीं मैम, ये बिल्कुल ये तरीका बिल्कुल गलत है। इतना झूठ MSME स्कीम कौन लेके आया? नहीं, ऐसे नहीं होता ना कि हर किसी के बीच में बोलना, बीच में नहीं बोलना। गलत चीज तो नहीं, गलत चीज तो गलत है ना, तो इनको भी सोचना चाहिए। जो उम्मीद ये हमसे रखते हैं कि हम सत्ता पक्ष का सहयोग करें, तो जो पुरानी सरकारों ने अच्छे काम किए कम से कम उनकी तो आप तारीफ कीजिए। अश्वनी जी देखो, मैंने पहले ही कहा था कि हर सरकार अपने प्रयास करती है देश के लोगों का भला करने के लिए। नहीं सर, आपको ये शब्द वापस लेने पड़ेंगे कि MSME जो एंटरप्रेन्योरशिप है 2014 के बाद आई है, MSME स्कीम पर मनमोहन सिंह जी लेके आए हैं। नहीं मैं ये गलत हो रहा है सर को वापस लेने पड़ेंगे अपने सर। नहीं ऐसे कैसे नहीं मैम, ऐसे कैसे नहीं, भले ही आप मुझे डिबेट में मत बुलाइए, लेकिन मैं ये गलत चीज नहीं बर्दाश्त करूंगा मैं। नहीं होता ना सर, नहीं तरीका, इनका भी ये तरीका गलत है। नहीं, सरकार की इतनी तरफदारी भी नहीं करनी है, ये तरीका गलत है।
ये बात अगर बीजेपी के प्रवक्ता बोले तो समझ में आता है। एक अर्थशास्त्री होकर इस तरह की बात कर रहे हैं सर। नहीं सर, डेकोरम मेंटेन करिए, मुझे इस तरह से नहीं। डेकोरम तो सर को सोचना चाहिए, सर उम्र में सबसे बड़े हैं। किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, एक अर्थशास्त्री तो सर को एक तरफा नहीं बोलना चाहिए, सर को अप्रिशिएट करना चाहिए था कि मनमोहन सिंह जी उस स्कीम को लेके आए। अरुणेश जी हैंड रेस करिए, मौका दूंगी, बीच में मत टोकिएगा, ना रोकिएगा ना टोकिएगा। नहीं, गलत होगा तो मैं टोकूंगा मैम। आप चाहें तो मुझे डिबेट से हटा सकते हैं। ठीक है, ये गलत बोलेंगे मैं टोकूंगा मैम। मतलब बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूँ, मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं, ठीक है अश्विनी जी। देखिए, इन्होंने भी एक टिप्पणी की, लेकिन मैं बीच में नहीं बोला। इन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक। सर गलत बोलेंगे तो मैं टोकूंगा सर, गलत बोलेंगे तो मैं टोकूंगा। जब बड़ा गलत करेगा तो छोटे भाई को टोकना पड़ेगा। हमें तो आपसे सीखना चाहिए, हम गलत बोले तो आपको हमें सिखाना चाहिए कि बेटा ये गलत है। अब ये तो शर्म की बात है ना कि बड़ा भाई गलत बोल रहा है, छोटे भाई को टोकना पड़ रहा है। जनता सर देख रही है सर, आपकी थोड़ी सी शर्म कर लीजिए सर। मुझे बड़ा मतलब बहुत खराब लग रहा है आपको टोकने में, मैं बता नहीं सकता सर मुझे कितना खराब लग रहा है आपको टोकने में। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सर आप इस तरह से बात करेंगे। मतलब ये तो दुनिया को मालूम है, बच्चे को मालूम है कि एमएसएमई स्कीम जो है मनमोहन सिंह जी के समय आई थी, और आप कह रहे हैं कि 2014 से पहले एंटरप्रेन्योरशिप नहीं था। क्या बात कर रहे हैं सर आप? एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप की बात कर रहा हूँ मैं, तुम्हारे को सुनाई कम। सर अब देखिए शब्दों की मर्यादा आप भूल रहे हैं, शब्दों की मर्यादा आप भूल रहे हैं सर। मैं भूल जाऊंगा कि मैं छोटा हूँ आप बड़े हैं। आप शब्दों की मर्यादा में रहिए सर, शब्दों की मर्यादा में रहिए सर। नहीं सबको बोलिए, देखिए बड़ा जैसा बोलेगा छोटे से फिर वैसा ही व्यवहार मिलेगा। सर को शब्द वापस लेने पड़ेंगे। अरुणेश जी एक अच्छा प्रवक्ता सर एक अच्छा श्रोता भी होता है। थोड़ा सा धैर्य रखिए ना, पेशेंस के साथ चीजों को सुनिए पहले कि मैं सुन ही रहा हूँ मैम। इतना झूठ बोला जा रहा है, इतना झूठ बोला जा रहा है भाई। बीजेपी के प्रवक्ता झूठ बोले समझ में आता है, एक अर्थशास्त्री झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, समझ आता है। नहीं बहुत गलत है ये बहुत गलत है। नहीं ये नहीं, आप सुनिए ना वो बोल क्या रहे हैं, ये सुनिए तो सही। आप पहले ही अपने शब्दों को वापस लीजिए, बोलने लग जाते हैं, उनको बोलने का मौका ही नहीं दे रहे। ये तरीका ठीक नहीं है ना सर। कम से कम सारा तरीका मेरा ही गलत है ना मैम। ये टाइम खराब, सारा तरीका तो मेरा ही गलत है मैम। एक लिमिट टाइम होता है, उसके आप मुझे बताइए मैम, मैं 2 साल से ज्यादा आपके साथ डिबेट पे बैठता हूँ, कभी आपने देखा मेरा ऐसा रवैया? नहीं देखा जब सर, और मैं उम्मीद करती हूं सामने कि से आगे जब भी इस नहीं तरह होगा। की बात होगी मैम तो गुस्सा आ ही जाता है कि इतना एक तरफा कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है। अश्विनी जी जल्दी से। मेरा ये कहना है कि इन्होंने एक टिप्पणी की, मैंने कुछ नहीं कहा। इन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक के सरकार ने निकाल लिया और खा गई। देखिए पैसा रिजर्व बैंक में जो सरप्लस फंड रहता है वो देश के लोगों के लिए है, और देश के आर्थिक विकास, देश में जो विकास हुआ है वो सबको दिखता है। चाहे एम्स बने हो, एयरपोर्ट बने हो, सड़कें बनी हो। किसान के लिए जो सड़क है वो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उसके गांव तक उसको सड़क मिली है जहां से वो जा सकता है। तो उस पैसे को कोई सरकार अपने घर में तो नहीं ले गई। और इन्होंने कहा कि 20 लाख करोड़ जो है वो बच्चे खाते में डाल दिए। भैया अगर आपको बैंकिंग नहीं पता तो ऐसे कोई भी पैसा किसी का बच्चे खाते में डाला नहीं जाता। वो बैलेंस शीट का एक तरीका है, एंट्री की जाती है और उसके बाद उसके ऊपर जो रिकवरी प्रोसेस है वो कोर्ट का हो या जो भी जुडिशरी हो चलता रहता। तो कोई लुटाया नहीं है, लुटाया तो आपने बैंकों को जिनकी वर्क नहीं थी। सर फिर आप एक तरफा बात करने लग गए, यही तो गलत है, यही तो गलत है सर। एक तरफा बात नहीं करनी चाहिए, मौजूदा सरकार महंगाई कंट्रोल कर पाई बात नहीं करनी चाहिए। अश्विनी जी महंगाई कंट्रोल कर पाई क्या? नहीं, महंगाई आप देख लीजिए ना कहाँ है। आज 6% से नीचे है, 5.2 है। दूसरे बाकी वर्ल्ड में दूसरे देश जो है हमारे नेबरर एशियन कंट्री देख लीजिए, यूरोपियन देख लीजिए, उनकी हालत देख लीजिए। क्या हंसने से नहीं होता, आप आंकड़ों में जाइए भैया। सर फिर मैं कुछ बोलूंगा आपका टेम्पर लूज हो जाएगा। इतना एक तरफा कोई व्यक्ति कैसे बोल सकता है? महंगाई है ही नहीं। अरे आप अदरक खरीद रहे हैं, आप लहसुन खरीद रहे हैं, आप सब्जियां खरीद रहे हैं, सब्जियां खरीदते हैं, आप सब्जियां खरीद रहे हैं सर, सब्जियां सस्ती मिल रही है, आटा खरीदते हैं सर, सरसों का तेल खरीदते हैं सर।
वो महंगाई नहीं थी क्या? नहीं, वो महंगाई नहीं है, वो महंगाई नहीं है सर, है ना, वो तो बिल्कुल सब वो अलग चीज है, वो देश में वो महंगाई नहीं है। ठीक है ना, एक सेकंड। जो तमाम सहूलियतें किसे मिल रही हैं, जो आप कह रहे हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिल रहा है? किसी किसान को मिल रहा है। किसान को एमएसपी चाहिए थी, एमएसपी दी, उसकी फसल के दाम बढ़ाए, उसको जो खाद में सब्सिडी मिलती थी वो सब्सिडी भी खत्म कर दी। हम तो सीधी बात कहते हैं, सिलेंडर 400 रुपए का था, उसको 900 रुपए का आपने क्यों किया? भाई आम आदमी ने आपको सिर्फ इसलिए वोट दिया था कि आप महंगाई पे लगाम लगाएंगे, आपने तो महंगाई बेतहाशा बढ़ा दी। 2014 में सरकार बनी सर, है ना, 2014 में बनी। उसके बाद 2019 में अगर नहीं दिया होता कुछ तो नहीं बनती, 2019 में भी बनी। अब 2024 है, फिर आप बोल रहा हूँ 2014 से लेके 2019 तक ये बोलते रहे कि नेहरू की गलती, गांधी की गलती, यूपीए सरकार की गलती, इसकी गलती, उसकी गलती। हमें एक बार मौका और दीजिए। पिछले 60 साल की गलतियां थी तो जनता जनार्दन है, बोली वाली है, दे दिया एक मौका और। ठीक है, नहीं ठीक है, अब एक मौका और मिल गया, झूठ खसोट हो रही है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है संसद में, संसद से बाहर कर दिए जाते हैं सांसद, सड़क पे कोई विरोध कर रहा है उसको भी हटा भगा दिया जाता है। ठीक है सर, दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए। 1 घंटे की डिबेट है, सबको बोलना है सर, सबको अपना पक्ष रखना है। सिर्फ अवनीश यादव ही नहीं बैठे हैं यहाँ पर, बाकी लोग भी बैठे हैं ना, मुझे उनको भी टाइम देना है। ऐसे नहीं होता है कि हर चीज में आपको ही बोलना है। राकेश जी, मैम एक तरफा बात नहीं, एक तरफा नहीं ना सर, आप अपनी बातों को रखिए, लेकिन ये तरीका नहीं है ना बात करने का, ये तरीका नहीं है सर। राकेश जी वो भी बैठे हुए हैं ना आराम से, अपनी बारी आएगी बोलेंगे। हैंड रेस किया, मैं मौका नहीं दे पाई क्योंकि आप बोलने का मौका ही नहीं दे पा रहे किसी को। राकेश जी कैसे देखते हैं इसे? देखिए सीधे सीधे कहा जा रहा है कि राजकोषीय घाटा बढ़ा, ये तो सीधा बताता है कि देखिए जो देश है वो आर्थिक संकट में है। बढ़ने का मतलब क्या है? महंगाई कंट्रोल नहीं हो पाई। भले ही अश्विनी जी कह रहे हो कि देखिए महंगाई कंट्रोल हुई है, लेकिन एक गरीब से पूछिए सर, उसके थाली में जो वो खाना खाता था उसमें कहीं ना कहीं कमी आई। अगर आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है तो ये भी एक आंकड़ा है जो ये बताता है कि वो लोग खरीदने के हालत में नहीं है, इसलिए मुफ्त देना पड़ रहा है सरकार को। देखिए जिस गरीबी की ये बात कर रहे हैं, 160 रुपए मनरेगा में देते थे, हम आज 220 रुपया उनको दे रहे हैं प्रतिदिन के हिसाब से। और हम लोगों ने गरीबों के लिए विश्वकर्मा योजना लाया जिसमें लोहार है, कुम्हार है, बरी है, जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए कारीगर है, उनको हम लोग 1 लाख रुपया देते हैं पहली किस्त में, यानी 3 लाख रुपया उनको देने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो 15,000 रुपया उनको हम देते हैं उसके सामान खरीदने के लिए, औजार खरीदने के लिए। और देश में पहली बार किसी व्यक्ति ने 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से हम लोग उनको ट्रेनिंग का भी पैसा देते हैं। कोई इतिहास ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग का पैसा मिलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की सरकार, मोदी जी की गारंटी 500 रुपया प्रतिदिन देने का काम करती है। एक कहते हैं इनको महंगाई दिखती है, 5% पे इन्होंने छोड़ के गए, जब इनकी सरकार थी इन्होंने 11 पॉइंट पर छोड़ के गए, लेकिन इनको महंगाई दिखती है। गैस सिलेंडर की भाई साहब बात कर रहे थे तो मैं गैस सिलेंडर की बात करना चाहता हूँ। इनके समय में 1250 रुपए का गैस सिलेंडर था, आज भी बिना ये तो कहा जा रहा है। देखिए जब यूपीए की सरकार गई तो किस हालात में देश को छोड़ के गई, ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है ना अरुणेश जी। और मैं सब्सिडी लगा के तो 400 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, 50 रुपए में गैस आपने 900 रुपए का कर दिया, देश इसमें सब्सिडी खत्म करवा दी। और हमारे भाई साहब ये कह रहे हैं राकेश जी कि हमने ये स्कीम दी, ये लोन दिया, वो लोन दिया, वो लोन का जनता को चुकाना नहीं पड़ेगा। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है भैया, जो सरकारी पद खाली है उनको भी भर दीजिए ना लगे हाथों। जब उतने काम कर रहे थे तो 10 साल में आपसे वो सरकारी पद नहीं भरे गए। सरकारी पद देने में आप जो है वो एकदम टाइट से सो जाते हैं। फिर सरकार के मंत्रियों के बयान आ जाते हैं कि सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि हम सरकारी नियुक्तियां कर पाए, लेकिन वो पैसा कहाँ चला जाता है? कोई व्यापारी अगर लोन लेगा तो उसको मिल जाएगी, लोन भी मिल जाएगा, लोन में सब्सिडी भी मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई गरीब नौकरी मांग रहा है तो उसे नौकरी नहीं मिलेगी। अगर कोई गरीब नौकरी मांग रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। कोई पत्रकार सवाल कर रहा हो तो पत्रकार के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। विपक्ष का कोई नेता सवाल करे
तो सीबीआई, ईडी और तमाम जो तंत्र है वो तंत्र उनके पीछे लग जाएगा। क्या भैया, सवाल करने से आप लोग इतना डरते क्यों हैं? हम तो ये पूछना चाह रहे हैं, नौकरियां कब देंगे आप? एमएसपी कब बाइकआउट देंगे तो आप? आप भी कई पत्रकारों का करते हैं, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।